दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग करंट अफेयर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखते हैं, पहला प्रश्न है कि किस राज्य में देश के सबसे लंबे केबल पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न है आपके सामने, इन विच स्टेट हैज द कंट्रीज लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु बीन इनॉग्रेटेड। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात है और मध्य प्रदेश है। तो देखिएगा, अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो गुजरात गए थे कुछ समय पहले। तो वहाँ पे इन्होंने द्वारका नामक जगह पर, गुजरात में द्वारका नामक जगह है, ठीक है, द्वारका नामक जगह है और एक ओखा नामक जगह है, उसका वहाँ पे इन्होंने इस पुल का उद्घाटन किया। और सबसे पहली बात यह है कि ध्यान देना है कि सबसे लंबे केबल पुल की बात हो रही है। केबल का मतलब जो तार से ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, लगभग 2.32 किलोमीटर के आसपास में है। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ लंबे पुल की बात नहीं की जा रही है, लंबे केबल पुल की बात की जा रही है। ठीक है, ध्यान रखना है। और इस पुल की खासियत ये भी है, इस पुल के खासियत ये है कि इस पुल के छोर पर जो है ना, भागवत गीता लिखा हुआ है, गीता के कुछ श्लोक लिखे हुए हैं। ठीक है, श्लोक के साथ साथ जो है यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां भी लगाई गई हैं, प्रतिमा भी लगाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुल के दोनों छोर पे जो है सोलर प्लेट भी लगाए गए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये पुल हो गया, ऐसे पुल केबल तार से बना हुआ है, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे जो है सोलर प्लेट लगा हुआ है। अब जरा सोचिए, इस सोलर प्लेट से जो है बिजली का भी उत्पादन होने वाला है। दोनों छोर पे सोलर प्लेट लगे हुए हैं, तो इस सोलर प्लेट से जो है बिजली का भी उत्पादन होगा। तो इससे कई सारे फायदे हैं। और कुछ धार्मिक रूप से अगर इसको जोड़ के देखा जाए तो पूरे इस पुल के दीवारों पे जो है क्या लिखा हुआ है, कुछ श्लोक लिखे हुए हैं गीता के, और भगवान श्री कृष्ण के जो है तस्वीर भी बनाई हुई है। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, क्या होगा, सी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि प्रेस सेवा पोर्टल की शुरुआत किसने की है। देखिए, प्रेस सेवा पोर्टल तो सीधी सी बात है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री से ये रिलेटेड है। तो जो भी सूचना और प्रसारण मंत्री से रिलेटेड होगा, जो मंत्री होगा वही इसको रिलीज भी करेगा, इसकी शुरुआत करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर। पहचान कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे प्रेस सेवा पोर्टल, तो सबसे पहले तो प्रेस है, तो प्रेस का मतलब हम लोग आर्टिकल 19 में भी करते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता पढ़ते हैं वहाँ पे। तो प्रेस की स्वतंत्रता मीडिया से रिलेटेड है, और मीडिया हमेशा इन्फॉर्मेशन पे ही चलता है, और इन्फॉर्मेशन की देखभाल जो है वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ही करेगा, सूचना मंत्री ही करेगा। तो जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री है उन्होंने इसकी शुरुआत की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुराग ठाकुर। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। देखिए ध्यान देना है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन अभ्यास जो है ये आज से नहीं चल रहा है, ये बहुत दिनों से चल रहा है। धर्म गार्जियन प्रयास जो है ये आज से नहीं चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है। लगभग इसकी शुरुआत जो है 2019 में ही हो चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पे भारत फिलहाल जो है यह जापान के साथ जो है ये कर रहा है धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन ये नाम है, बट इसमें भारत और अगर जापान की बात करें तो एक पक्ष इसमें भारत है और एक पक्ष जो है जापान है। भारत के 40 सैनिक और जापान के भी 40 सैनिक, तो 40 सैनिकों के बीच जो है ये अभ्यास चल रहा है। यह एक तरह का युद्ध अभ्यास है, हमारे देश की सुरक्षा के लिए कह लें, या दो देशों के पक्षों को मजबूत संबंध बनाने के लिए कह लें, रक्षा की दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जापान। जापान की राजधानी कहाँ है, आप लोग बता सकते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो। जापान का मुद्रा क्या है, जापान का मुद्रा येन है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि अटुकल पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए अटुकल पोंगल जो है, सबसे पहले अगर हम बात करें, ये अटुकल पोंगल जो त्योहार है
ये जुड़ा हुआ है किससे? महिलाओं से जुड़ा हुआ है, महिला से जुड़ा हुआ है। और ये अटिकल पोंगल जो है यह एक दिन का त्योहार नहीं है, यह त्योहार जो है 10 दिन तक मनाया जाता है, यानी 10 दिवसीय त्योहार है। और इस त्योहार में महिलाएं जो है पकवान बनाती हैं, अच्छे अच्छे तरीके का पकवान बनाती हैं, गीत गाती हैं, आपस में जो है कई तरह के लोकोक्तियाँ भी बोलती हैं, कई सारी चीज़ें हैं। तो ध्यान देना है यहाँ पे, ये सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड है? महिलाओं से रिलेटेड है। और यह त्योहार जो है कहाँ पे? केरल में मनाया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान देना है, यह महिला से संबंधित जो है और 10 दिन तक चलने वाला क्या है? त्योहार है। आपको पता है कि मैक्सिमम वहाँ पे जो है मंदिर ऐसे हैं जो अयप्पा भगवान से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अयप्पा भगवान, और खास करके जो मुख्य मंदिर है अयप्पा भगवान का, वह मंदिर है, उस मंदिर का नाम है सबरीमाला। सबरीमाला मंदिर जो है वहाँ पे महिलाओं को एंट्री नहीं है। और किस प्रकार की महिला? मतलब उनका एक एज रिस्ट्रिक्शन है। तो जो महिला 10 साल से ऊपर की है और 50 साल से नीचे की है, तो 10 साल से ऊपर और 50 साल की नीचे, ठीक है, हाँ, इन महिलाओं को एंट्री नहीं है। यानी 10 साल से नीचे की महिला और 50 साल से ऊपर की महिलाओं को एंट्री है, 10 से 50 साल तक की महिलाओं को एंट्री नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अटुकल पोंगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? देखिए, सौर परियोजना में अक्सर सरकार क्यों जोर देती है? क्योंकि अभी जो हमारी बिजली का उत्पादन कह लें, जो ऊर्जा का उत्पादन है, वो मुख्यतः डिपेंड है किस पे? कोयला पे। ठीक है, अभी भी हम लोग कोयला पे क्या है? निर्भर है। और कोयला एक ना एक दिन आने वाले दिन में समाप्त हो जाएगा। जिस दिन कोयला समाप्त होगा उस दिन बिजली का उत्पादन कैसे होगा? ऊर्जा का उत्पादन कैसे होगा? तो ध्यान ये रखना है कि अगर बिजली चाहिए, कंटिन्यू लगातार चाहिए, तो एक कोयला का ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा हम लोग को। और कोयला का ऑप्शन आजकल क्या है? सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी को काफ़ी तेज़ी से इसको डेवलप किया जा रहा है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी आएगा उतना ही सोलर एनर्जी क्या होगा? डेवलप्ड होगा। ठीक है, तो सोलर एनर्जी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? इसमें नाम सोलर है, तो सोलर का मतलब इसमें सूर्य की आवश्यकता ज़्यादा है। खास करके सूर्य का जहाँ तापमान ज़्यादा होगा उसकी भी आवश्यकता है, सूर्य की प्रकाश जहाँ ज़्यादा होगी उसकी भी आवश्यकता है। तो सूर्य का ताप, सूर्य का प्रकाश, तो अब आप चारों ऑप्शन देख के बताइए कि कहाँ पे सूर्य का तापमान या सूर्य का प्रकाश ज़्यादा हो सकता है। एक ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। राजस्थान में आपको पता है कि सबसे पहले तो एक रेगिस्तानी इलाका है, तो सूर्य का प्रकाश तो जितना आना होगा आएगा ही आएगा। रेतीले जगह की वजह से, मरुस्थलीय जगह होने की वजह से इसका तापमान थोड़ा और क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो राजस्थान में स्थापित किया गया है। राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है छत्तरगढ़। छत्तरगढ़ नामक जगह पे जो है यह लगभग 70 या 72 मेगावाट जो है बिजली का उत्पादन करेगा, ये सोलर एनर्जी। ठीक है, तो लगभग 70 मेगावाट का ये जो है बिजली उत्पादन करेगा। और ध्यान रखना है, जो एनटीपीसी है, यह एनटीपीसी जो है पूरे इंडिया में सबसे बड़ा ये पावर स्टेशन है। हजारों लाखों में जो है मेगावाट में बिजली उत्पादन करता है। और फिलहाल इसका मुख्यालय अभी न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो एनटीपीसी क्या है कि पूरे देश में कोशिश करता है कि बिजली का उत्पादन जो है वो उसके लिए अलग से ऑप्शन कुछ मिले कोयला को छोड़ करके। ठीक है, अभी आप देखिएगा तो एक ऑप्शन कोयला है, दूसरा ऑप्शन सोलर एनर्जी है, तीसरा ऑप्शन है न्यूक्लियर रिएक्टर। मतलब जो रेडियो सक्रिय तत्व हैं, जैसे यूरेनियम की बात करें, थोरियम की बात करें, इन सब से भी बिजली का उत्पादन हो सकता है। परंतु हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं है, हमारे यहाँ तकनीक इतना डेवलप नहीं है कि उस चीज़ को और विकसित किया जा सके। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है इसमें कि शहबाज शरीफ किस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? अब देखिए, शहबाज शरीफ ये तो काफ़ी चर्चा में रहा है, और ये क्वेश्चन देखते ही आप लोग बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा पड़ोसी देश
जो हमेशा विवादों के लिए जाना जाता है, और वो है पाकिस्तान। ठीक है, तो ये पाकिस्तान जो है वहाँ पे चुनावी मुद्दा सब चल रहा था, त्रिशंकु सरकार भी बन गई थी। तो ये शहबाज शरीफ जो है, ये ऐसा नहीं है कि अकेले चुनाव जीत गए हैं, दो पार्टियां मिली हैं। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री तब बनेंगे जब दो पार्टी, एक तो हो गया आपका पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, ट्रिपल पी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, और एक हो गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग। ठीक है, यहाँ पे हो गया पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और हो गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग। ये दोनों आपस में मिलेंगे तो जा करके कहीं शहबाज शरीफ जो है वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे। और एक आसिफ जरदारी है, आसिफ जरदारी जो है वो राष्ट्रपति बनेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यहाँ पे शहबाज शरीफ जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे और आसिफ जरदारी, आसिफ जरदारी ये पाकिस्तान के क्या बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रधानमंत्री बन रहे हैं और आसिफ जरदारी राष्ट्रपति बन रहे हैं, परंतु ये तब पॉसिबल हो पाएगा, तब संभव हो पाएगा जब ये दोनों पार्टियां आपस में क्या बना लेंगी, गठबंधन। ठीक है, और गठबंधन बना ही चुकी है, तभी तो ये तय हो पाया है। तो एक है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और एक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? हु हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट वुमेन पिच क्यूरेटर? पिच क्यूरेटर का मतलब जो क्रिकेट वगैरह कहीं पे होता है तो उस पिच की देखभाल करना होता है। इतना ज़्यादा देखभाल करना होता है कि समझिए कि एक माँ अपने बच्चे को पालती है, कुछ उस तरीके का देखभाल करना पड़ता है। कब गीला है, कब सूखा है, कब उसमें नमी है, कब ज़्यादा मिट्टी वहाँ का कठोर है, पूरा का पूरा देखभाल करना पड़ता है। उसके लिए वैसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो मिट्टी के बारे में जानकारी रखता हो, मौसम के बारे में जानकारी रखता हो, नमी कैसा है कैसा नहीं है उसके बारे में जानकारी रखता हो। तो हमको लगता है कि खेती करने वाले व्यक्ति से ज़्यादा जानकारी तो कोई रख ही नहीं सकता है। तो ये जो महिला है, यहाँ पे महिला बात आ रही है, भारत की पहली महिला, पहली बार महिला को बनाया गया है और वो महिला है जसिंथा कल्याण। ठीक है, जसिंथा कल्याण जो है, इन्होंने जो है खेती बड़ी पुरजोर तरीके से किया है, खेती के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है। जिसको खेती के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, जो खेती कर रहा है, तो उसको मिट्टी के बारे में अच्छा नॉलेज होगा, और जब मिट्टी के बारे में नॉलेज होगा तो कब उसमें नमी है, कब सूखा है, कब पानी की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें उनको पता होती है। ठीक है, तो जो जयसिंथा कल्याण है, इनको रखा गया है कि भाई आप पिच की देखभाल कीजिए, यानी आज के डेट में पिच की देखभाल करना एक बच्चे को पालने के समान है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, महाराष्ट्र स्टेट है और भूषण पुरस्कार 2023, देखिए भूषण पुरस्कार का मतलब होता है वहाँ के लिए, महाराष्ट्र के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो उस राज्य क्षेत्र के लिए सामाजिक तौर पे एक तरह से सामाजिक बुराइयों को खत्म किया हो, सामाजिक भलाई का काम किया हो। तो महाराष्ट्र में सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है, जिसका नाम है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। तो व्यक्ति कौन है भाई? यहाँ पे व्यक्ति है अशोक सराफ। ठीक है, अशोक सराफ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन झोंक दिया, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देने के लिए घोषणा की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक सराफ। आगे की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आप लोग से संबंधित, लीजिए मोबाइल यूज करते हैं आप लोग। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में हो रहा है? सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे एक तो मोबाइल है, मोबाइल तो वर्ड से वाकिफ है आप लोग। एक है वर्ल्ड कांग्रेस, वर्ल्ड कांग्रेस का मतलब विश्व, कांग्रेस का मतलब एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक टीम वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड किया जाएगा। और क्या है इसमें, आखिर इस कांग्रेस में क्या किया जाएगा,
क्या किसी मुद्दे पे बात की जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस है, ये जहाँ भी लगेगा, जिस देश में भी लगेगा, और जिस देश में क्या है, स्पेन में लगेगा, ठीक है। स्पेन में लगाया जाएगा वहाँ पे। और स्पेन में क्या है कि हो सकता है कि उस मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में आज तक का सबसे आधुनिक मोबाइल वहाँ पे आ जाए, जो पूरा एआई कंट्रोल हो, है ना। तो स्पेन में एक तरह से यहाँ पे जो स्टॉल वगैरह लगेगा, यहाँ पे एक्सपो जिसको बोलते हैं, तो उसमें सबसे आधुनिक मोबाइल आने की संभावना है। और आधुनिक मोबाइल का मतलब पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कमांड होगा, कंट्रोल होगा, ठीक है। यानी आज तक जो हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग को टेक्स्ट क्लिक करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, टच करना पड़ता है। वो एआई मोबाइल में वो सिर्फ आपके इमोशन से कंट्रोल कर लिया जाएगा, ठीक है। यानी जितनी सुविधाएं आज के मोबाइल में मिल रही है हमें, उससे कई गुना ज़्यादा सुविधाएं इस मोबाइल में मिल जाएगी। यानी अभी तक हम लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, अब सुपर स्मार्ट एआई फोन यूज करेंगे। स्मार्ट से भी स्मार्ट, सुपर स्मार्ट। और वो मोबाइल जुड़ा हुआ रहेगा किस तकनीक से? एआई तकनीक से। एआई तकनीक जैसे जैसे विकसित हो रहा है, डेवलप हो रहा है, जैसे जैसे लोग सीख रहे हैं, इसके बारे में जान रहे हैं, वैसे वैसे जो है इसकी उपयोगिता भी बढ़ते जा रही है। हर व्यक्ति जो है एआई का इस्तेमाल अपने लिए कर सकता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, इसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर सकता है, परंतु उसके लिए जागरूकता होना आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है कहाँ पे ये कांग्रेस लगाया जा रहा है, कहाँ पे कांग्रेस आयोजित किया जा रहा है, स्पेन में। चलिए अगला और अंतिम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम बताएंगे नहीं, ये आप लोग को खुद सॉल्व करके कमेंट में बताना है। आसान सा क्वेश्चन है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2024 कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। 25 फरवरी, 24 फरवरी, 21 फरवरी और 22 फरवरी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ पे केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2024। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से देख लें और कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर हम लोग जल्द ही अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।